परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, हम लोग प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा कर रहे थे, जिसे हम लोग सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सैंधव सभ्यता को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। और अभी तक क्या पढ़ा गया है, एक बार 5 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आज के टॉपिक का शुरुआत करेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ने से ज्यादा हमें समय किस पर देना चाहिए, रिवीजन पर देना चाहिए। चलिए, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा से उस पर चर्चा कर लिया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने सैंधव सभ्यता के नाम का इतिहास देखा गया, यानी सैंधव सभ्यता का नाम क्या क्या रहा। तो हमने बताया कि सैंधव सभ्यता को हम लोग निम्नलिखित नामों से जानते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर हमने बताया कि इसे सरस्वती की सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती की सभ्यता के साथ साथ हमने बताया इसका प्रमुख नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोगों ने सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति देखा गया, और सैंधव सभ्यता के उत्पत्ति के अंतर्गत हमने बताया दो प्रकार के मत सामने आते हैं। एक विदेशी मत, कौन सा? विदेशी मत। और दूसरा कौन सा इतिहासकार आते हैं? स्वदेशी इतिहासकार। और स्वदेशी इतिहासकार का कहना है कि जो सैंधव सभ्यता थी, इसकी उत्पत्ति हमारे भारत देश से हुआ है। वह कौन कौन से इतिहासकार थे? तो डियर स्टूडेंट, हमने बताया था अमलानंद घोष महोदय हो गए, और फेयर सर्विस महोदय हो गए, यशआर राव हो गए, डीपी अग्रवाल हो गए। इन सारे इतिहासकारों का कहना था कि सैंधव सभ्यता का विकास कहां से हुआ है, तो अपने भारत देश से हुआ है। वहीं पर फेयर सर्विस महोदय बताते हैं कि सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है, बलूचिस्तान में दो संस्कृतियां निवास करती हैं, कुल्ली और नाल, यहीं से हुआ है। क्योंकि जो कुल्ली और नाल संस्कृति थी और सैंधव सभ्यता की जो संस्कृति थी, इनमें काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। और वहीं पर एएन घोष महोदय, अमलानंद घोष महोदय बताते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुआ है? बीकानेर में रहने वाली सोथी संस्कृति से हुआ है। क्यों कहते हैं? तो हमने बताया कि जो है सोथी संस्कृति के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे, और जो इनका मृदभांड है, सोथी संस्कृति और सैंधव सभ्यता में काफी समानताएं देखने को मिलता है। और आप लोग जानते होंगे कि सैंधववासी भी किस वृक्ष का पूजा किया करते थे, तो पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। इस आधार पर अमलानंद घोष महोदय ने बताया कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुआ है, जो है साथियों, तो सोथी संस्कृति से हुआ है। सोथी संस्कृति कहां पर पाई जाती है, तो हमने बीकानेर बताया था। और वहीं पर विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति जो है, यह कहां से हुआ है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। कौन कौन से इतिहासकार थे? तो मार्टिमर व्हीलर महोदय हो गए, जॉन मार्शल महोदय हो गए, गार्डन चाइल्ड महोदय हो गए, क्रेमर हो गए, और एक भारतीय इतिहासकार थे, उनका नाम क्या था? एच.डी. सांकलिया। और इनका कहना है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति वैदिक काल से हुआ है, यानी जो है, तो वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो कोई समानताएं नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। इनके जो घर बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। और वैदिक काल में अगर बात किया जाए, इनके जो घर बने होते थे वो घास फूस के बने होते थे। फिर हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता और सैंधव सभ्यता में अंतर देखा गया।
काफी समानताएं भी मिलती हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में काफी असमानताएं देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बताया जो है सैंधो सभ्यता में जो नगर नियोजन था वह एक जालनुमा संरचना में था, यानी पास पास में जो है थे, और वहीं पर मेसोपोटामिया के जो नगर थे वह भिन्न भिन्न थे, काफी दूर दूर थे एक दूसरे से। फिर हमने बताया जो है जल निकासी प्रणाली सैंधो सभ्यता की विकसित थी जो है, और वहीं पर मेसोपोटामिया की जो थी अविकसित थी। सैंधो सभ्यता के जो मकान हुआ करते थे वह किसके बने होते थे डियर स्टूडेंट, तो वह जो है पक्की ईंटों के बने होते थे। और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी बात किया जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो घर बने होते थे वह कच्ची ईंट के बने होते थे। सैंधो सभ्यता की जो लिपि थी वो जो है चित्रात्मक थी, और सबसे ज्यादा किस का चित्र मिला है तो मछली का। और वहीं पर जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इनकी जो लिपि थी वो किलाक्षर थी। सैंधो सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी उसका अध्ययन किया जा सका है। और सैंधो सभ्यता की लिपि को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, ये मैं आप लोगों से प्रश्न भी पूछा था, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। तो जो है इसको सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास आई महादेवन महोदय ने किया था। फिर हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखा था कि सैंधो जिस क्रम में पढ़ाया था उसी क्रम में आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं कि सैंधो सभ्यता का जो क्षेत्र था वह कितने देशों में देखने को मिलता है। तो हमने 3 देशों में बताया था, कौन कौन सा डियर स्टूडेंट, तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद हमने क्या बताया था, पाकिस्तान बताया था, और अपना प्यारा भारत बताया था। अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र बताया था, सुतगोई और मुंडीगाग। वहीं पाकिस्तान के हमने 3 प्रांत बताया था, बलूचिस्तान प्रांत, और कौन सा बताया था, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। और हमने बलूचिस्तान के अंतर्गत बताया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं, तो सुदका गेंडोर आता है, सुदका कोह आता है, डाबरकोट आता है और बालाकोट आता है। और सिंध प्रांत के अंतर्गत हमने बताया मोहनजोदड़ो हो गया, चन्नूदड़ो हो गया, जुडेर जोदड़ो हो गया, आमरी हो गया, कुटधिजी हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत। और पंजाब प्रांत के अंतर्गत हमने हड़प्पा बताया, डेरा इस्माइल बताया, रहमान डेरी बताया, गुमला और जलीलपुर इसके अंतर्गत स्थल है। फिर हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का आकार देखा गया। सैंधो सभ्यता का आकार हमने त्रिभुज के आकार का बताया, और सैंधो सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग मैंने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद हम लोगों ने उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी पर बात किया कि कौन सा स्थल है, तो सबसे उत्तरी स्थल सैंधो सभ्यता का हमने मांडा बताया था। किस नदी के तट पर बताया था जो है, तो चिनाव नदी। वहीं पर सबसे जो है दक्षिणी हमने बताया दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी है, तो गोदावरी या प्रवरा नदी आप कह सकते हैं। और पश्चिमी की अगर बात किया जाए तो हमने सुदका गेंडोर बताया था। नदी क्या जो है, नदी कौन सी है, तो दास्क नदी। सुदका गेंडोर कहां पर पड़ता है, तो बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है डियर स्टूडेंट, तो पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं पूर्वी की अगर बात कर ले तो आलमगीरपुर है इसका स्थल, पूर्वी स्थल इसका आलमगीरपुर है। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये आलमगीरपुर पड़ता कहां पर है, मेरठ। नदी कौन सी है, तो हिंडन है। ये चर्चा किया गया। फिर हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का कालक्रम देखा, अर्थात उच्च सीमा से निम्न सीमा को देखा गया। और हमने बताया इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है। अलग अलग इतिहासकार सैंधो सभ्यता की अलग अलग तिथियां बताते हैं। जैसे अगर बात किया जाए मार्टिमर व्यूलर महोदय 2500 बीसी से 1500 बीसी बताते हैं। डीपी अग्रवाल महोदय जो है अगर बात किया जाए
तो यह 2350 से 1750 बीसी बताते हैं। वहीं पर सर जॉन मार्शल बताते हैं 3250 से 2750 बीसी, और प्रोफेसर मैके महोदय बताते हैं कि 2800 से 2500 बीसी, और रेडियो कार्बन विधि भी 2350 से 1750 बताती है। और सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सा है, तो सर्वाधिक मान्य तिथि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी है, ये चर्चा किया गया। फिर हम लोगों ने अगली हेडिंग पढ़ा था कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले साक्ष्य, और प्रमुख नगर के अंतर्गत हम लोगों ने पहला नगर जिसका अध्ययन किया जा रहा था वही पढ़ा गया, हड़प्पा। और हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। नदी कौन सी थी, तो रावी नदी थी, और रावी नदी को वैदिक काल में जब हम लोग चर्चा करेंगे जो है तो कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन नदी सूक्त की अगर बात किया जाए तो कुल 21 नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसको किस नाम से जाना जाता था, जो है रावी नदी को वैदिक काल में तो परुशड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है, तो हमने बताया बाएं तट पर है। और अगर बात किया जाए स्थिति की, लोकेशन की, तो हमने बताया मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान, वर्तमान में आप कह सकते हैं साहिवाल जिला। फिर हम लोगों ने प्रमुख मिले साक्ष्य पर चर्चा किया गया, कौन कौन से जो है यहाँ से एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले, तो हमने बताया स्वास्तिक का चिन्ह मिला, 6 कमरों का अन्नागार मिला, और साथ ही साथ श्रमिक आवास और प्रशासनिक भवन मिला, और कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला जिसे यचार और R37 के नाम से जाना जाता था। अन्य साक्ष्य के अंतर्गत हमने बताया कि स्केल हो गया, ताबीज हो गया, भट्ठी हो गया, मोहरे हो गए, 100 पेटिका हो गई, ये सब इसके साक्ष्य थे। आज हम लोगों की हेडिंग होने वाली है जो है मोहनजोदड़ो। तो आप लोग हेडिंग करेंगे मोहनजोदड़ो नामक स्थल के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। और हाँ साथियों, आप लोग अपने परम ज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बस आप लोगों से इतनी उम्मीद है। आपको पूरा यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का हिस्ट्री का कंटेंट पूरी तरह से मिलने वाला है, और आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। और आप लोग को बताएं कि बहुत जल्द ही हम मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करेंगे। बस आप लोगों का हमें साथ चाहिए। बस आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम चलते हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो के बारे में जैसे अभी तक हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट को समझते आए हैं, वैसे ही अध्ययन किया जाएगा। आइए चलते हैं मोहनजोदड़ो पर चर्चा किया जाता है। आप लोग पढ़ाई, रिवीजन, कंटेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि भैया सिर्फ बाबू सोना में बिजी हैं। चलिए इस पर बात किया जाएगा, मोहनजोदड़ो पर। तो हेडिंग करेंगे आप लोग साथियों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा किया जाएगा, और हम लोग जैसे डाटा बना के समझते थे वैसे ही समझा जाएगा मोहनजोदड़ो को भी। आइए समझा जाता है मोहनजोदड़ो। पहले हम लोग लिखेंगे खोज, यानी इसकी खोज किसने किया था। नदी कौन सी थी डियर स्टूडेंट, नदी पर चर्चा किया जाएगा। और लोकेशन यानी स्थिति, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, इस पर चर्चा किया जाएगा। और यहां से मिले प्रमुख साक्ष्य का अध्ययन किया जाएगा। इसका अध्ययन किया जाएगा, प्रमुख साक्ष्य का अध्ययन किया जाएगा। खोज की अगर बात किया जाए तो सन 1900, कब की बात है, सन 1922 में किसने इसकी खोज किया था, तो राखल दास बनर्जी महोदय इसकी खोज करते हैं, राखल दास बनर्जी। और अगर हम बात करें इसके जो है और इनके सहायक जो है कौन से जो है कि
उत्खनन करता थे, तो प्रोफेसर मैके महोदय इनके सहायक उत्खनन करता थे, सहायक उत्खनन करता। नदी की अगर बात किया जाए, नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाएं तट पर कि बाएं तट पर, तो अगर बात किया जाए सिंधु नदी के बाएं तट पर, सॉरी दाएं तट पर स्थित था। वहीं पर हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए, तो हड़प्पा सभ्यता किस तट पर था, तो बाएं तट पर था। वर्तमान जो इसकी स्थिति है वह लरकाना जिला अब मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं, तो सिंध प्रांत, अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत कहाँ है डियर स्टूडेंट, तो पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। प्रमुख साक्ष्य की आइए बात किया जाता है, तो इसका प्रमुख सबसे पहला साक्ष्य जिसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है, उसकी लंबाई को देखा जाएगा। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उस पर चर्चा किया जाएगा। और उसकी गहराई कितनी है, इस पर चर्चा किया जाएगा। और विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा जाता है, तो पहला लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। आइए लंबाई की बात करें, तो लंबाई इसकी जो है वह 14.5 मीटर है डियर स्टूडेंट। चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो इसकी चौड़ाई कितना है, तो 7 मीटर है। और गहराई की बात किया जाए, तो इसकी गहराई 2.43 मीटर है। ये रहा इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई। और इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था, तो विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जो है मार्शल महोदय ने कहा था। कौन कहा था डियर स्टूडेंट, मार्शल महोदय ने कहा था। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि जो लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई की बात हो रही है, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। मैं इसको एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को ही लिखवा रहा हूं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जो है महेश बड़वाल में या केसी श्रीवास्तव में या जो है कि मुकेश बड़वाल में अलग अलग दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी जो दिया है उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। और बृहद स्नानागार हो गया। दूसरा साक्ष्य क्या मिला था, तो दूसरे साक्ष्य की अगर बात किया जाए, अब देखिए ये जो बृहद स्नानागार है, इसको ऐसा माना जाता था कि धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। अगर धार्मिक कार्य होगा तो वहां पर पुरोहित भी होंगे, और अगर पुरोहित होंगे तो उनको रहने का स्थान भी होगा, उनके रहने के लिए भी कुछ जो है बनाया जाएगा आसपास के क्षेत्रों में। तो अगर बात किया जाए, अगला साक्ष्य क्या मिलता है, पुरोहित आवास। कौन सा आवास मिलता है साथियों, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास हो गया। अब देखिए जो है स्नानागार है, पुरोहित आवास है, तो सभा भी होगा। जब कई सारे पुरोहित साथ में बैठेंगे तो सभा भी होगा। तो यहां से ही क्या मिला, सभा भवन का साक्ष्य मिला। कौन सा साक्ष्य मिला डियर स्टूडेंट, सभा भवन का साक्ष्य मिला। और आप लोग जानते होंगे उस समय, आज के भी समय में है ना, छन छन मिजाज बदल रहा है, तो उस समय भी जो है डांसिंग हुआ करता था। और कासे की जो है डांसिंग गर्ल का साक्ष्य मिलता है, यानी कासे के नर्तकी का साक्ष्य मिलता है। आइए अगला लिखते हैं, कासे का नर्तकी का साक्ष्य, कासे का नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त होता है। और कासे के नर्तकी के साक्ष्य के साथ साथ अगर हम बात करें, तो कासे के कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, कासे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य,
कासा का कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिलता है डियर स्टूडेंट? मोहनजोदड़ो से मिलता है। आई होप आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। थोड़ा से हम इसको मिटाएंगे ताकि और जो भी साक्ष्य हैं उसको लिखने में आसानी हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? बृहद स्नानागार विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया था? तो जॉन मार्शल महोदय ने बताया। लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितना है? तो लंबाई की बात किया जाए तो 14.5 मीटर है, और चौड़ाई की बात किया जाए तो 7 मीटर, और गहराई की बात किया जाए तो 2.43 मीटर है। और अगर स्नानागार है तो पुरोहित आवास है। यही जब कई सारे पुरोहित आपस में बैठेंगे तो सभा भी होगा, तो सभा भवन भी है। कासे की नर्तकी यानी जो है डांसिंग गर्ल का भी साक्ष्य मिलता है। कासे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। चलिए अगला जो है हम लोग लिखते हैं, इसको मिटाते हैं डियर स्टूडेंट। अगला अगर बात किया जाए तिपतिया का साक्ष्य मिलता है। आप लोग जो है जानते होंगे कि साल ओढ़े तिपतिया का साक्ष्य, तिपतिया का साक्ष्य, तिपतिया का साक्ष्य साल ओढ़े एक खंडित पाषाण मूर्ति मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? तिपतिया का साक्ष्य कहा जाता है। और अगर बात किया जाए तो अगला पॉइंट, अगला साक्ष्य यहां से क्या मिला था? तो अगर हम बात करें पिग्गट महोदय, कौन? पिग्गट महोदय, पिग्गट महोदय हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? तो पिग्गट महोदय ने कहा था। नेक्स्ट अगर विशेषता की बात किया जाए तो साक्ष्य की, तो आद्य शिव का साक्ष्य मिलता है, आद्य शिव का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या सिंध का, सिंध का बाग होता है। क्या होता है? सिंध का बाग होता है, या आप कह सकते हैं इसे स्तूपों का, स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट? तो नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा सैंधव सभ्यता की विशेषताएं। हम लोगों ने स्नानागार देखा, पुरोहित आवास देखा, सभा भवन देखा, डांसिंग गर्ल देखा, कासे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य देखा, आद्य शिव का जो है साक्ष्य मिला, और साथ ही साथ एक जो है एक साक्ष्य और लिख सकते हैं, मलेरिया का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो मलेरिया का साक्ष्य भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मलेरिया का साक्ष्य, आद्य शिव का साक्ष्य, और ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला या सिंध का बाग या स्तूपों का शहर भी कहा जाता है, या नखलिस्तान होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ा जाता है डियर स्टूडेंट। और अगला जो स्थल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नगर पढ़ने वाले हैं,
उसे हम लोग लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और अगर बात किया जाए वह स्थल पड़ता कहां पर है, अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी है, तो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, भोगवा नदी हो गई। और इसकी खोज किसने किया था, तो यसार महोदय ने किया था। कब किए थे, तो 1954 में। और यहां से मिले साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा को आप बंदरगाह भी कह सकते हैं, बंदरगाह का साक्ष्य, या इसी को इंग्लिश में डाक यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मम्मी का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है। गोरिल्ला की मूर्ति भी का भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म शवाधान का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जल प्रबंधन की उच्च व्यवस्था यहां पर देखने को मिलता है। अग्नि वेदिका, यानी यहां पर लोग पूजा पाठ भी किया करते थे। अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन मिला हुआ है। ये सोचिए कि हमारे जो भारतीय थे ये डिजाइनर भी थे। चावल के दाने पर राक्षस का चित्र बना हुआ है और कितना मुंह है उसके, कितने जो है तो दो मुंह है। साथ ही साथ फारस के मुहर का साक्ष्य मिला है। अरे भैया अगर बात किया जाए यहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिल रहा है, डाकयार्ड का साक्ष्य मिल रहा है, तो मुहर का साक्ष्य तो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सर यहां से व्यापार हुआ करता था और जब व्यापार होगा तो मुहर वगैरह ठप्पा लगाया जाएगा, है ना। ठीक है, देखे ही होंगे ठप्पा कहां लगता है, तो ठप्पा कहां पर लगा था, तो गुजरात में लगा था। और अगर बात किया जाए चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट, तो यही जो है कहां से प्राप्त होता है, लोथल से होता है। आइए जो है हम लोग इस चीज को नोट कर लेते हैं, नोट करने से हमें जो है कि याद होगा। चलिए अगली हेडिंग करेंगे लोथल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हाँ डियर स्टूडेंट, यदि आप लोगों को कोई सुझाव देना है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, और हमने अपना नंबर भी दे रखा है, आप आसानी से जो है पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और हाँ चलिए हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं, लोथल का, और इस पर चर्चा किया जाएगा। लोथल, राइटिंग पे मत जाइएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ी मेरी राइटिंग सही नहीं है। इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, तो लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जैसे डाटा बनाते थे उस प्रकार से। आइए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते थे, खोज, यानी इसकी खोज किसने किया है। और अगर बात किया जाए नदी पर चर्चा होती थी कि नदी कौन सी है। वर्तमान लोकेशन की बात यानी स्थिति की बात करते हैं, यानी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग किस पर चर्चा करते हैं, प्रमुख साक्ष्य पर चर्चा किया जाता है। यहाँ से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिला हुआ है। आइए अब एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसको नोट किया जाता है। खोज की अगर बात करें तो इसकी जो खोज किए थे वह यस आर राव महोदय ने किया था। किसने किया था भैया, यस आर राव महोदय। नदी की बात अगर करें तो ये नदी कौन सी थी, तो भोगवा नदी थी। कौन सी नदी थी डियर स्टूडेंट, भोगवा नदी। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप कह सकते हैं गुजरात या अहमदाबाद, गुजरात या अहमदाबाद आप कह सकते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति है अहमदाबाद। खोज किसने किया, यस आर राव। नदी कौन सी है, भोगवा नदी। स्थिति क्या है इसका, तो गुजरात या अहमदाबाद है।
प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो प्रमुख पहला साक्ष्य अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं गोदीवाड़ा का साक्ष्य। किसका साक्ष्य डियर स्टूडेंट? गोदीवाड़ा। आब्लिक इसी को आप कह सकते हैं बंदरगाह का साक्ष्य, जहां से व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी को आप डाकयार्ड भी कह सकते हैं, डाकयार्ड का साक्ष्य। और आप लोगों को बताएं डियर स्टूडेंट, ये पक्की ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? पक्की ईंट का बना हुआ था। अगर यहां से व्यापार होगा तो यहां पर मुहर वगैरह लगाया जाएगा डियर स्टूडेंट। तो फारस के मुहर का साक्ष्य कहां से मिला था? तो फारस के मुहर का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था डियर स्टूडेंट? तो लोथल से प्राप्त हुआ था। और जो है ये यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, और जब व्यापार होगा, लोग व्यापार करेंगे तो पूजा पाठ भी करेंगे। तो यहां से अग्नि वेदिका क्या मिला था? अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था? अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अग्नि वेदिका हो, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, डाकयार्ड, फारस की मुहर, अग्नि वेदिका या अग्नि कुंड। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है। मनके का कारखाना का साक्ष्य मिला है, कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भाई यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ पर बंदरगाह है तो यहाँ पे मनका वगैरह तो बनाए ही जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है तो प्रशासनिक भवन, यानी यहाँ पे अधिकारी वगैरह भी रहते थे। जो है अगर हम बात करें अधिकारी, जैसे गोदीवाड़ा था या बंदरगाह था, तो अगर जो है बंदरगाह है तो यहाँ से व्यापार होगा, विदेशों से व्यापारी आएंगे, तो भाई अधिकारी रहना जरूरी है। ऐसे तो आप जो है कि व्यापार करेंगे नहीं। तो अगला लिखेंगे प्रशासनिक भवन का साक्ष्य। किसका साक्ष्य? प्रशासनिक भवन का साक्ष्य मिलता है। और यहीं पर जो है चालाक लोमड़ी का भी साक्ष्य मिलता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए इधर लिखते हैं, जो है आप लोग समझ लीजिएगा। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है कहां से डियर स्टूडेंट? तो लोथल से प्राप्त होता है। पूर्ण हाथी का दांत का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। पूर्ण हाथी दांत का साक्ष्य जो है देखने को मिलता है लोथल से ही। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो है और क्या साक्ष्य मिलता है? तो धान के भूसी का साक्ष्य मिलता है। धान के भूसी का साक्ष्य मिलता है। ये रहा जो है लोथल से मिले साक्ष्य डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। खोज किसने किया था डियर स्टूडेंट? तो एस.आर. राव ने किया। नदी क्या है? भोगवा नदी। स्थिति गुजरात या अहमदाबाद। प्रमुख साक्ष्य अगर बात किया जाए तो इसका प्रमुख साक्ष्य गोदीवाड़ा, बंदरगाह या डाकयार्ड, फारस के मुहर, अग्नि वेदिका, अग्निकुंड, मनके का कारखाना, प्रशासनिक भवन, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य, पूर्ण हाथी दांत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ अगर बात करें तो धान के भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अब जो है हम लोग अभी मोहनजोदड़ो को पढ़ा गया था। हमने बताया पिग्गट महोदय इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। इसका जो है इसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है, जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, नकलिस्तान भी कहा जाता है, स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्थल देखा जाता है कालीबंगा। अगर कालीबंगा की बात किया जाए डियर स्टूडेंट तो यहां जो है इसका खोज किसने किया था?
तो एएन घोष महोदय ने किया था, जिसने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति बीकानेर के सोथी संस्कृति से हुआ है। कौन थे भैया? अमलानंद घोष महोदय ने इसकी खोज किया। कब किए थे? तो 1951 में किए थे। और अगर हम लोग नदी की बात करें तो सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। स्थिति की बात करें अगर जो है तो हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। और अगर बात करें यहां से साक्ष्य की कि तो यहां से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो भूकंप का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये आगे चल के जब हम लोग पतन का कारण देखेंगे सिंधु सभ्यता का, तो ये भी एक कारण रहा था। ठीक है, भूकंप का साक्ष्य जो है कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला। जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट? तो कालीबंगा से। या आप इसी को एक बार कोई जो है एग्जाम में ये भी पूछ दिया था कि कूड रेखा या हल रेखा का साक्ष्य कहां से मिला था? तो कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। और अगर बात करें युगल समाधान का भी साक्ष्य कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। अभी हम लोगों ने लोथल में देखा था कि अग्नि वेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य मिल रहा था। सेम उसी प्रकार का साक्ष्य कहां पर देखने को मिलता है? कालीबंगा में भी, अर्थात अग्निकुंड और अग्नि वेदिका का साक्ष्य कालीबंगा से भी प्राप्त होता है। काली चूड़ियों का साक्ष्य, है ना, और अलंकृत ईंट का भी साक्ष्य मिलता है। एक लकड़ी के नाली जो है टाइप बना हुआ साक्ष्य मिलता है। ये रहा कालीबंगा के बारे में। आइए अब हम लोग कालीबंगा के बारे में नोट कर लिया जाता है कि कालीबंगा से क्या क्या मिला था, वर्तमान स्थिति इसकी क्या थी, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसको नोट कर लिया जाता है। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आइए कालीबंगा पर चर्चा किया जाता है। काली चूड़ी के बारे में चर्चा किया जाता है। चूड़ी बजाऊं कि कंगना बजाऊं, है ना, गाना वाना सुने होंगे आप लोग। तो आइए चूड़ियों पर चर्चा किया जाता है। ज्यादा आप लोग चूड़ी उड़ी बजवाने के चक्कर में मत रहिएगा, पढ़ाई पर फोकस करिए। कालीबंगा हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट? तो कालीबंगा पर हम लोग उसी प्रकार से डाटा बनाएंगे और फिर उसी प्रकार से समझेंगे। आइए देखा जाता है कि इसकी खोज किसने किया, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और यहां से क्या क्या साक्ष्य मिला था, नदी कौन सी है। आइए खोज की बात किया जाए, इसकी खोज किसने किया था? आइए खोज को देखा जाएगा। नदी पर चर्चा किया जाएगा, कौन सी नदी थी। और नदी के बाद हम लोग क्या देखते हैं? वर्तमान स्थिति को देखा जाता है, इसकी स्थिति क्या थी, और यहां से मिले साक्ष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। तो खोज अभी हमने बताया एएन घोष महोदय ने किया था। एएन घोष का मतलब आप लोग लिखेंगे अमलानंद घोष महोदय, पूरा नाम भी लिख लेंगे, ताकि परीक्षा में कभी कभी जो है एएन घोष भी दे देता है और कभी कभी पूरा नाम देता है, तो आप लोग दोनों जानते रहिए। नदी की बात किया जाए, कौन सी नदी थी? तो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को वर्तमान में अगर बात किया जाए किस नाम से जाना जाता है? वो तो वर्तमान में इसे, एक मिनट डियर स्टूडेंट, इसे घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। और स्थिति जो है इसकी स्थिति क्या थी? तो हनुमानगढ़ और ये हनुमानगढ़ कहां पर पड़ता है डियर स्टूडेंट? तो राजस्थान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और यहां से साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो हमने पहला साक्ष्य बताया काली चूड़ी का साक्ष्य, काली चूड़ियों का साक्ष्य, काली चूड़ियों का साक्ष्य।
साथ ही साथ हमने बताया भूकंप का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट? कालीबंगा से होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य किसका साक्ष्य मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिलता है, लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिलता है। लकड़ी के नाली का साक्ष्य, लकड़ी सही लिखे है ना, क्योंकि अधिकतर ये मुझसे लड़की लिखा जाता है, तो आप लोग देख लेंगे। और अगर बात करें तो अलंकृत ईंट का साक्ष्य, अलंकृत ईंट का साक्ष्य। साथ ही में अगर बात करें तो अग्नि वेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य जो है, मैं इधर भी लिख दे रहा हूं ऊपर ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अग्नि वेदिका या अग्नि कुंड का साक्ष्य, यहाँ के लोग भी पूजा पाठ किया करते थे। अग्नि वेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था डियर स्टूडेंट? तो जो है कालीबंगा से मिला था। और जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य को आप जो है किस और नाम से जान सकते हैं? हल रेखा के नाम से भी पूछ सकता है कि हल रेखा का साक्ष्य कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। और कूड रेखा के नाम से भी जाना जा सकता है, कूड रेखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कालीबंगा की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष महोदय ने किया था। इसकी स्थिति क्या है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। नदी सरस्वती, वर्तमान में इसे घग्घर के नाम से जाना जाता है। और साक्ष्य क्या क्या मिला है? काली चूड़ियों का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, लकड़ी के नाली का साक्ष्य, अलंकृत ईंट का साक्ष्य। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अग्निवेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य। अगला अगर हम बात करें, अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट? तो बनावली के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आप लोग अगली हेडिंग बनावली करेंगे और बनावली के बारे में समझा जाता है। चलिए, बनावली की अगर हम बात करें, सेम उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि इसकी खोज किसने किया था। तो बनावली की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय ने किया था। किसने किया था डियर स्टूडेंट? तो रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय ने किया था। नदी की अगर बात कर लिया जाए तो सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी को अभी हमने बताया कि किस नाम से जाना जाता है? घग्घर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इसका वर्तमान स्थिति क्या है, तो हिसार पड़ता है। और हिसार डियर स्टूडेंट कहां पर जो है तो हम अपने हरियाणा में है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए जो है इसके साक्ष्य क्या क्या है, इसके साक्ष्य पर हम लोग जो है बात करेंगे। तो जौ कि खेती का साक्ष्य यानी जौ का साक्ष्य कहां पर प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट? तो जो है बनावली से प्राप्त होता है। मिट्टी का हल, जुते हुए खेत का साक्ष्य का कहां से मिलता है? कालीबंगा से। और मिट्टी, भाई खेत किससे जोतेंगे? हल से ही जोतेंगे, है कि नहीं है? और जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से। और अगर बात करें मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिला था? तो बनावली से मिला था। कहां से मिला था डियर स्टूडेंट? बनावली से मिला। रसोई घर यानी किचन वगैरह भी उस समय हुआ करते थे। और ये किचन यानी होम या रसोई घर का साक्ष्य कहां से मिला था? बनावली से मिला था। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान कहां से मिला था डियर स्टूडेंट? तो बनावली से मिला था। और यहां से भी अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था डियर स्टूडेंट? अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो हेडिंग करेंगे अगला बनावली। बनावली पर चर्चा किया जाए डियर स्टूडेंट। ये सब सेम रहने दीजिए। क्या पढ़ा जाएगा? बनावली। आइए बनावली को देखते हैं और एक एक पॉइंट को समझा जाता है।
अगली हेडिंग हमारी बनावली होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। जहां पर भी आप लोगों को समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से भी जो है उसको हमें आप सेंड कीजिए, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बस आपसे इतना ही उम्मीद है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी यानी बनावली की खोज किसने किया था। तो बनावली की खोज की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय ने किया था, यानी आर्यस बिष्ट महोदय ने किया था। आप लोग पूरा नाम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, रविंद्र सिंह बिष्ट, ब्रैकेट में आर्यस बिष्ट लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूरा नाम भी दे देता है और कभी शॉर्ट नाम देके पूछ लेता है। नदी कौन सी थी डियर स्टूडेंट, तो नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी। और अगर हम बात करें सरस्वती नदी को और किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। स्थिति की अगर बात किया जाए, इसकी स्थिति क्या थी, तो इसकी स्थिति हिसार, और हिसार कहां पर पड़ता है डियर स्टूडेंट, तो हरियाणा में पड़ता है। यानी इसकी स्थिति पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगर बात करें तो हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, प्रमुख साक्ष्य पर बात करने वाले हैं। आइए एक एक साक्ष्य को देखा जाता है कि यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले थे। तो जौ का साक्ष्य डियर स्टूडेंट कहां से प्राप्त हुआ था, तो बनावली से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिट्टी के हल का जो है, मिट्टी के हल का खिलौना का साक्ष्य कहां से मिला था डियर स्टूडेंट, तो बनावली से मिला था। रसोई घर यानी बाबू सोना के लिए किचन भी लोग बनवाते थे, रसोई घर का साक्ष्य कहां से मिला था, तो बनावली से मिला था। सड़कों पर सड़कों पर सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान, पहिए के निशान का साक्ष्य कहां से मिला था, बनावली से मिला था। अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां से भी अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था, अग्निकुंड। टोटल जौ, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल का खिलौना, रसोई घर, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान, अग्निकुंड, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं धौलावीरा। तो आप लोग अगली हेडिंग करेंगे धौलावीरा। आइए धौलावीरा के बारे में समझा जाता है। अच्छा, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बस आप लोग इतना जानते रहिए कि जो सैंधव सभ्यता थे, इसके सभी नगर किस अवस्था में पाए जाते थे, दुर्गीकृत अवस्था में पाए जाते थे, यानी बाउंड्री वगैरह करा के रखते थे। और कितने भागों में बटे हुए थे, तो 2 भाग में बटे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी। कौन सा डियर स्टूडेंट, पूर्वी और पश्चिमी भागों में बटा हुआ करते थे। लेकिन एकमात्र नगर कौन सा, धौलावीरा की अगर बात किया जाए, धौलावीरा एकमात्र नगर था जो कितने वर्गों में विभाजित था डियर स्टूडेंट, 3 वर्गों में विभाजित था। और हमने बताया कि जो इनके नगर हुआ करते थे वह दुर्गीकृत हुआ करते थे, लेकिन एकमात्र नगर कौन सा था जो दुर्गीकृत नहीं था, तो चन्नुदड़ो था। ये जो अपवाद हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न अधिक बनने का चांस रहता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, धौलावीरा, जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं।
क्या होता है? सफेद। धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो आपसे कोई पूछे कि धौला वीरा का अर्थ क्या होता है, तो आप बताइएगा कि सफेद कुआं होता है। अगर हम बात करें धौला वीरा, ये जो स्थल है ये पड़ता कहां पर है? तो कच्छ जिला आप कह सकते हैं। और कच्छ जिला कहां पर पड़ता है? तो डियर स्टूडेंट गुजरात में पड़ता है। अगर हम नदी की बात करें तो नदी कौन सी थी? तो मानसहरा नदी थी। और अगर हम बात करें इसके खोजकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी महोदय थे। कौन थे? जेपी जोशी महोदय थे, यानी जगपति जोशी महोदय थे, है ना। और अगर बात किया जाए इसके एक सहायक उत्खननकर्ता थे इनके जेपी जोशी के, जिसको हम लोग प्रोफेसर विष्ट के नाम से जानते हैं। समय की अगर बात किया जाए, समय कितना था? तो 1967 था। यहां से प्रमुख मिले साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला है, यानी ये लोग गेम वगैरह भी खेलते थे। सैंधो सभ्यता के लोग क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह भी खेला करते थे। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का मतलब अगर बात करें तो अभिलेख का भी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है डियर स्टूडेंट? तो धौलावीरा से हुआ है। सुनामी का आधुनिक साक्ष्य कहां से मिला था? धौलावीरा से मिला था। और अभी प्रशासनिक भवन आप कहां से देखे थे डियर स्टूडेंट? लोथल से, है ना। प्रशासनिक भवन का साक्ष्य कहां से मिला था? लोथल से मिला था। और राज्यसभा का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो राज्यसभा का साक्ष्य कहां से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। आइए एक एक पॉइंट को फिर से नोट किया जाता है। अगली हेडिंग आप लोग करेंगे धौलावीरा और इस पर चर्चा किया जाता है। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए अगली हेडिंग हम लोगों की क्या होने वाली है? धौलावीरा। धौलावीरा पर चर्चा किया जाएगा। आइए देखा जाता है धौलावीरा को। खोज पर बात किया जाएगा, इसकी खोज किसने किया था? नदी की बात किया जाएगा। और हम बात करें वर्तमान स्थिति की बात किया जाएगा, स्थिति क्या है इसकी। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहां से मिले प्रमुख साक्ष्य पर बात किया जाएगा, प्रमुख साक्ष्य। और यहां पर आप नोट करके लिख लेंगे पहला पॉइंट, एकमात्र नगर धौलावीरा था। धौलावीरा था जो 3 वर्गों में विभाजित था। बाकी सभी नगर, रिसेप्शन जरूर याद रखिएगा, सभी नगर 2 वर्गों में विभाजित थे। हालांकि अभी हम लोग इस पर जो है विधिवत चर्चा करने वाले हैं, जो है नगर नियोजन की जब बात किया जाएगा, वर्गों में विभाजित थे। आइए बात किया जाता है खोज किसने किया था डियर स्टूडेंट? तो इसकी खोज जगपति जोशी महोदय ने किया था। पूरा नाम आप लोग लिखेंगे जगपति जोशी, यानी जेपी जोशी महोदय ने किया था। जेपी जोशी महोदय ने किया था। और सहायक, इनके सहायक कर्ता कौन थे? तो सहायक कर्ता पे भी चर्चा कर लिया जाए। एक इनके सहायक कर्ता थे प्रोफेसर विष्ट महोदय थे। कौन थे डियर स्टूडेंट? तो प्रोफेसर विष्ट महोदय इनके सहायक खोजकर्ता थे। नदी की बात किया जाए तो नदी कौन सी थी डियर स्टूडेंट? जो है किस नदी के तट पर था? तो यह मानसेहरा नदी थी। कौन सी नदी थी डियर स्टूडेंट? मानसेहरा नदी
और वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो कच्छ जिला, और कच्छ जिला पड़ता कहां पर है डियर स्टूडेंट? तो कच्छ जिला आप कह सकते हैं सर गुजरात में पड़ता है। प्रमुख स्थल की बात किया जाए तो यहां से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य की बात किया जाए तो यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? तो आप लिख सकते हैं क्रीड़ाघर, क्रीड़ाघर या स्टेडियम, स्टेडियम का साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात करें जो है अभिलेख का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो धौला बीरा से प्राप्त होता है अभिलेख का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुनामी का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य कहां से आया था बताइए? सुनामी का साक्ष्य, सुनामी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? धौला बीरा से प्राप्त हुआ। ये जो है धौलावीरा से मिले साक्ष्य थे, इन पर हम लोगों ने चर्चा किया। और एक पॉइंट और लिख लेंगे, राजसभा का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट? तो धौलावीरा से प्राप्त होता है। ये रहा धौलावीरा की विशेषता, हम लोगों ने एक एक पॉइंट पर चर्चा किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगर बात किया जाए अगला स्थल हम लोग क्या देखने वाले हैं तो चन्नूदड़ो के बारे में चर्चा किया जाएगा। और सभी नगर दुर्गीकृत थे, लेकिन जो है एकमात्र नगर कौन सा नगर? चन्नूदड़ो। ना इसका पूर्वी जो है क्षेत्र दुर्गीकृत था, ना पश्चिमी ही क्षेत्र दुर्गीकृत था। इसकी खोज की अगर बात किया जाए तो एनजी मजुमदार महोदय ने किया था। समय कब की बात किया जाए तो 1931 की जो है इनका समय जो है लिख लेंगे डियर स्टूडेंट 1967 में। हमने भूल गए थे। तो इसकी खोज कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और स्थिति की अगर बात किया जाए तो सिंध प्रांत अगर सिंध प्रांत आ गया तो जो है आप लोग जान ही रहे हैं, जो इस पर हम लोग चर्चा किए थे जब क्षेत्र विस्तार पर जो है। तो सिंध प्रांत कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। साक्ष्य की बात करें तो वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिलता है। कैसा? वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिलता है। मनका का कारखाने का साक्ष्य मिलता है। और लोथल से भी मनके का कारखाना का साक्ष्य मिला था। याद रखिएगा, एक दूसरे से कोरिलेट करके चलेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, और ये आपको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। और हमें तो, मैं अपना बता रहा हूं कि सैंधव सभ्यता का सबसे बोरियस टॉपिक यही है। नदी भी याद करो, खोज किसने किया, वहां से क्या साक्ष्य मिले। कई ऐसे स्थल हैं जहां पर समान मतलब एक जो है कि साक्ष्य समान मिलते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन। तो इस टॉपिक को बहुत क्लियर से पढ़िएगा। वक्राकार ईंट का साक्ष्य, मनका का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। यानी बिल्ली दूध पी गई थी, कुत्ता ने दौड़ा लिया था, उसका भी साक्ष्य कौन जो है कहां से मिलता है? चन्नूदड़ो से मिलता है ना। तेरे अखियों का काजल गाना सुने ही होंगे। काजल, लिपस्टिक, कंघी का भी साक्ष्य कहां से मिलता है? चन्नूदड़ो से मिलता है। मछलियों के अंकन वाली, और हमने बताया था कि सैंधव सभ्यता की जो लिपि है उसमें सबसे ज्यादा जो है किसका चित्र है? तो मछलियों का चित्र है। तो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? चन्नूदड़ो से हुआ था। डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको अपने कॉपी में हेडिंग कर लेंगे। इसको हम लोग नोट अगले लेक्चर में किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। और हाँ, आप लोग परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें अच्छा लगे तो। और हाँ, जौनपुर से जो स्टूडेंट देख रहे हो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हिस्ट्री का बैच मंडे से यानी स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बैच है, पूरी तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पता है जौनपुर में सीआईएस कंपटीशन कोचिंग वाजिदपुर तिराहा V2 मॉल के अपोजिट साइड, नंबर जो है आप लोगों को थंबनेल में दिख ही रहा होगा।
आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन की जो है ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं, आइए हम लोग बहुत विधिवतपूर्ण से पढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कहीं इधर उधर मत जाइए, बस मेरे कंटेंट को पढ़ते रहिए। जिस दिन ये सैंधव सभ्यता समाप्त होगा, आप किसी भी लेवल का प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं जो कहता हूं वह सच है कि नहीं है ना। तब फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। बाबू सोना का कम ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई को, अपने कंटेंट को, अपने रिवीजन को बराबर ध्यान रखिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।